हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में असेसमेंट प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ असेसमेंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे जो असेसमेंट प्रोसीजर है जीएसटी के अंदर वो देखेंगे। यहाँ पे चाहे जो भी टाइप के असेसमेंट थे आपके, मतलब टाइप्स ऑफ असेसमेंट हमने देखा, सेल्फ असेसमेंट को छोड़ के प्रोविजनल स्क्रूटनी या आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या समरी, तो कोई भी असेसमेंट के टाइप हो उनके लिए एक जनरल जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो प्रोसीजर हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि नोटिस इश्यू की जाती है, जैसे कहते हैं इश्यू ऑफ नोटिस। अब नोटिस इश्यू करने में क्या मतलब हो गया कि जो टैक्स अथॉरिटी होगी वो टैक्स पेयर को प्रॉपर नोटिस इश्यू करेगी कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको उनके रिटर्न्स के रिगार्डिंग चाहिए होते हैं, उनको लग रहा है कि इस रिटर्न में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्हें कोई चाहिए है, तो वो उसके रिगार्डिंग नोटिस इश्यू कर देती हैं। मतलब आपने जो रिटर्न फाइल कर रखा था, अगर उनमें कोई चीज़ की डिटेल उन्हें चाहिए होती तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस इश्यू की जाती है सबसे पहले। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए एएसएम2 असेसमेंट 2 जो होता है प्रोविज़नल के केस में, प्रोविज़नल असेसमेंट के केस में, तो उसमें जो है नोटिस इश्यू की जाती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई रिक्वायर्ड है तो वो सारी चीज़ें सेंड करिए, ऐसी नोटिस भेजी जाती है। नोटिस में ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि क्या रीज़न है असेसमेंट का, किस पीरियड का असेसमेंट हो रहा है और नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह की रिक्वायर्ड है। मतलब ये सारी डिटेल नोटिस में होगी, क्योंकि तभी तो वो चीज़ें सर्व की जाएँगी टैक्स पेयर के थ्रू, ठीक? तो सबसे पहले क्या होता है कि अथॉरिटीज़ के थ्रू नोटिस इश्यू की जाती है, क्लियर? फिर क्या करते हैं वो लोग, ऑडिट कंडक्ट कराते हैं। ऑडिट कंडक्ट कराने का क्या मतलब हो गया कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ होंगी वो टैक्स पेयर्स का जो भी रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई करेंगी कि वो करेक्ट है कि नहीं है। मतलब उनके रिटर्न में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, उसके रिगार्डिंग वो ऑडिट करती हैं। अब ऑडिट जो होगा वो ऑन साइट भी हो सकती है, ऑफ साइट भी हो सकती है ना? लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर के थ्रू माँगे जा रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन माँगी जाएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर्स को प्रॉपर्ली और टाइमली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब ये चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी ऑडिट के केस में। उसके बाद जब ऑडिट हो जाती है तो क्या इश्यू करते हैं? इश्यू ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। तो असेसमेंट ऑर्डर इश्यू कर दिया जाता है। मतलब कैसे? जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने नोटिस में माँगी थी, वो इन्फॉर्मेशन और जो टैक्स अथॉरिटीज़ ने ऑडिट करी, इन दोनों के बेसिस पे ही वो असेसमेंट ऑर्डर को इश्यू करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्क्रूटनी असेसमेंट में, तो नोटिस एएसएमटी 10 के अंदर ऑर्डर इश्यू कर दिया जाता है कि मतलब इस तरह से चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है? अब असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको वहाँ पे बताया जाएगा, उस असेसमेंट ऑर्डर में ये क्लियर रहेगा कि कितना अमाउंट ऑफ टैक्स बन रहा है जो टैक्स पेयर को पे करना है। मतलब असेसमेंट जो ऑर्डर जो इश्यू किया जाता है उसमें टैक्स लायबिलिटी एग्जैक्ट कितने की बनी है ना, वो चीज़ वहाँ पे मेंशन होना ज़रूरी है। और अगर कोई मतलब इंटरेस्ट लग रहा है, आप टैक्स पेयर के ऊपर कोई पेनाल्टीज़ लग रही है, कोई फ़ाइन लग रहा है, तो वो सारी बातें भी इसी असेसमेंट ऑर्डर के अंदर मेंशन होती हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले नोटिस इश्यू करेंगी अथॉरिटीज़, फिर ऑडिट कंडक्ट कराएँगी, फिर असेसमेंट ऑर्डर देंगी। मतलब नोटिस और नोटिस के बेसिस पे और ऑडिट के बेसिस पे असेसमेंट ऑर्डर इश्यू किया जाता है, ठीक है? और उसमें सारी टैक्स की डिटेल रहती है। अब इसके बाद क्या आता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो टैक्स पेयर है उसके बाद वो अप्लाई कर देगा, मतलब कि वो सारा जो भी टैक्स का अमाउंट बना है, जो पेनाल्टी जो कुछ भी वो सबमिट कर देगा, ठीक? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात तब उठती है जब जो टैक्स पेयर है वो डिसएग्री करता है असेसमेंट ऑर्डर से। मतलब उसको ये लगता है कि असेसमेंट ऑर्डर जो आया है वो सही नहीं है। तो उसके रिक्वेस्ट पे क्या होता है कि एरर का रेक्टिफाई किया जाता है कि मतलब कहाँ पे कैसे कोई एरर है कि नहीं है, क्लियर है? तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो रिक्वेस्ट है कि एरर को रेक्टिफाई की जाए, वो जब असेसमेंट ऑर्डर आता है उसके 30 दिनों के अंदर ही आपको ये अप्लाई कर देना पड़ता है। मतलब आपको इन द सेंस टैक्स पेयर को अप्लाई कर देना पड़ता है कि वो इस चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक? जो टैक्स अथॉरिटीज़ होंगी वो पूरा रिव्यू करेंगी आपके रिक्वेस्ट को, और उसके बाद रिवाइज़ असेसमेंट ऑर्डर अगर उन्हें लगता है तो वो फिर इश्यू कर देंगी, क्लियर है? यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप डिसएग्री हैं किसी चीज़ से, तो आपको यहाँ पे उसके साथ बताना पड़ेगा कि आप डिसएग्री क्यों हैं, है ना? अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत कैलकुलेट करके हमसे टैक्स माँगा गया है, असेसमेंट ऑर्डर में जो आप पे टैक्स या जो पे पेनाल्टी, जो फाइन जो भी लगाया गया है, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि ये गलत है, तो आपको क्यों लग रहा है गलत, आप इन सारी डिटेल के साथ वहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो उसी को टैक्स अथॉरिटीज़ रिव्यू करते हैं, और अगर उन्हें लगता है तो फिर वो नया रिवाइज़ असेसमेंट ऑर्डर आपके लिए इश्यू कर देंगे, ठीक? अब उसके बाद क्या होता है? अपील।
अपील का केस क्या हो गया कि अगर रिवाइज असेसमेंट ऑर्डर के बाद भी टैक्स पेयर डिससैटिस्फाइड रहता है, मतलब उसको ये रेक्टिफिकेशन क्लियर नहीं हुई या रिवाइज जो असेसमेंट आया उसमें भी उसको चीज़ें सही नहीं हुई, तो वो क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है अप्रोप्रिएट अपीलेट अथॉरिटी को। मतलब जो जीएसटी अथॉरिटीज़ होती हैं उसमें अपीलेट अथॉरिटीज़ जो होंगी उनको क्या कर सकते हैं, अपील, मतलब आप जैसे कहते हैं ना कोर्ट केस कर देना, तो बिल्कुल उस तरह से आप अपील फाइल कर देंगे। और अपील कब फाइल करनी है? अपील आपको जिस दिन आपको असेसमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 3 महीने के अंदर फाइल कर देनी पड़ती है कि आप इस चीज़ से सैटिस्फाई नहीं हैं और आपको लगता है कि यहाँ-यहाँ ये गलतियाँ हैं, ठीक है? तो फिर जो अपीलेट अथॉरिटी होगी, मतलब ये अपीलेट अथॉरिटी जीएसटी की ही होती है, तो वो पूरा केस रिव्यू करेगी और एक फाइनल ऑर्डर आपको इश्यू कर देगी। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर हो गया, ठीक है? कोई भी असेसमेंट का टाइप होगा, प्रोसीजर जो आना है वो यही प्रोसीजर होगा कि सबसे पहले नोटिस इश्यू होगी, फिर ऑडिट कंडक्ट होती है, ठीक है? मतलब ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग एक तरीके से है। और हर एक प्रोसीडिंग के बाद जो टैक्स पेयर उसका रिप्लाई जाता रहेगा। नोटिस इश्यू हुई तो उसपे भी वो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करता रहेगा, ठीक? तो वैसे ही डिपार्टमेंटल की बात करें तो नोटिस इश्यू करेंगे, फिर ऑडिट कंडक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे असेसमेंट ऑर्डर इश्यू कर देंगे, ठीक है? फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है और अगर उसके बाद भी सही नहीं लगता तो अपील की जा सकती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब हम एक असेसमेंट प्रोसीजर देख लेते हैं, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर का है, मतलब डिपार्टमेंट की साइड से जो प्रोसीडिंग होती है उन्हीं चीज़ों को ध्यान देते हैं कि क्या फॉर्म जीएसटी में बनाए गए हैं रिगार्डिंग प्रोविज़नल असेसमेंट। मतलब जो प्रोविज़नल असेसमेंट अगर कराना होता है ना, तो उसके रिगार्डिंग पूरा जो प्रोसेस दिया गया वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप एक जनरल वो लिख सकते हैं आंसर में अपने, और अगर आपको हो कि और मतलब इसको आप लेंथ और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं या और डिटेल में करना चाहते हैं या स्पेसिफिकली प्रोविज़नल असेसमेंट के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, तो आप इस तरह फॉर्म नंबर मेंशन करके आंसर लिख सकते हैं। तो अब इसमें जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है जीएसटी एएसएमटी 01, मतलब जीएसटी असेसमेंट 01 का फॉर्म आता है। तो ये फॉर्म क्या होता है, ये रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है टैक्स को पे करने के लिए प्रोविजनल बेसिस पे रिक्वेस्ट करता है। तो जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको लगा के जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरा प्रोविजनल असेसमेंट हो, मतलब मेरे प्रोविजनल बेसिस पे मुझे टैक्स देने की अनुमति मिल जाए। इसके लिए वो एएसएमटी 01 में अप्लाई करता है। फिर क्या होगा, एएसएमटी 02, मतलब असेसमेंट 02 का जो जीएसटी का फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि जो ऑफिसर होता है वो उसका रिप्लाई देगा। जो नोटिस एएसएमटी 01 में आई है, तो मतलब जो फॉर्म उस पे आया है उसका नोटिस वो देता है। उसमें वो क्या कह देता है कि उसको अगर लगता है कि कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो उसने सबमिट किया था 01 में, उसके अलावा उसे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो यहाँ पे इस नोटिस के थ्रू मांगा जाता है, ठीक? और एएसएमटी 3 में क्या हो जाएगा, जो नोटिस एएसएमटी 2 में इश्यू की गई अथॉरिटीज़ के थ्रू कि मुझे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो एएसएमटी 03 के थ्रू क्या होगा, जो एप्लीकेंट है, मतलब कि जो आपके टैक्स पेयर हैं, वो उस नोटिस को सर्व करेंगे, उसका रिप्लाई देंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सब वहाँ पे सबमिट करेंगे। क्लियर है? तो 1 में क्या हो गया, प्रोविजनल के लिए रिक्वेस्ट की गई, एएसएमटी 2 में नोटिस इश्यू कर दी जाती है एडिशनल डॉक्यूमेंट के लिए अथॉरिटीज़ के थ्रू, और एएसएमटी 2 में टैक्स पेयर के थ्रू वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है एएसएमटी 4, मतलब असेसमेंट नंबर 4। अब इसमें क्या होगा कि जो आपके ऑफिसर्स होंगे, जीएसटी ऑफिसर्स, वो ऑर्डर इश्यू करते हैं एएसएमटी 04 में कि प्रोविजनल बेसिस पे आपको टैक्स को पे करने के लिए अलाउ किया गया है, और उसमें मेंशन रहेगा कि वैल्यू कितनी है, रेट क्या है ना? क्या अमाउंट स्क्रूटनी का है, वो सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी जिससे कि प्रॉपर बॉन्ड बनाया जा सके। क्लियर है कि नहीं? मतलब जितने अमाउंट्स का बॉन्ड बनना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहेंगी एएसएमटी 04 में। फिर क्या होगा, 05 आएगा, 05 में अब रिप्लाई आएगा एसएससी के थ्रू, ठीक है? तो एसएससी क्या करते हैं, जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट, उसके मतलब उसी के लिए वो बॉन्ड फ्रेम करता है, बॉन्ड बनाता है एसएमटी 05 में, मतलब उसको फर्निश करता है। ये बेसिकली क्या होता है कि बैंक गारंटी होती है कि पर्टिकुलर अमाउंट का जो मेंशन किया गया उसका ऑर्डर में जो अमाउंट मेंशन किया गया वो फर्निश किया जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये बॉन्ड बन जाता है। फिर हमारा आता है असेसमेंट 06 एंड जीएसटी असेसमेंट 07। ये जो फॉर्म नंबर है 6 एंड 7, उसमें क्या बातें आती हैं, तो देखिए अगर 6 की बात करते हैं, तो अगर इन सब के बाद भी उन ऑफिसर्स को लगता है कि कोई और डिटेल चाहिए, मतलब फर्दर कुछ और भी डिटेल ऐसी लग रही है उनको कि रिक्वायर्ड है जिसके बेसिस पे वो असेसमेंट को फाइनल कर सकते हैं, तो वो उसके रिगार्डिंग एएसएमटी 06 इशू करते हैं। मतलब फाइनलाइजेशन के रिगार्डिंग, अगर उनको असेसमेंट को फाइनलाइज करने के रिगार्डिंग अगर उन्हें कोई और डिटेल्स चाहिए, तो वो उसको माँगते हैं यहाँ पे।
कहाँ पे फॉर्म एएसटी जीएसटी एसएमटी 06 में मांग लेते हैं, ठीक है। जैसे ही उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स जो भी उन्होंने मांगी हुई है वो मिल जाता है, तो वो क्या कर देते हैं, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जिसमें स्पेसिफाई अमाउंट होता है कि भाई इतने का ही आपका बन रहा है, वो क्या कर देते हैं एएसएमटी 07 में इश्यू कर देते हैं, ठीक। अब अगर कोई टैक्स पेबल का अमाउंट आ रहा है एसएससी के थ्रू, तो ही मस्ट पे विद द इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, और अगर रिफंडेबल आ रहा है तो रिफंड किया जाएगा इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ। क्लियर है? तो मतलब फाइनल हो गया, और उसके पहले प्रोविज़नल आपने जो बॉन्ड वगैरह सबमिट कर दिया वो चीज़ें हो गई, ठीक। तो अगर ज़्यादा कर दिया है तो इंटरेस्ट के साथ आपको रिफंड किया जाएगा, और कम किया है तो इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हमारा आता है जीएसटी एसएमटी 08 और जीएसटी एसएमटी 09। तो असेसमेंट फॉर्म 8 और असेसमेंट फॉर्म 9 में क्या हो जाता है कि फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो है इश्यू कर दिया जाता है। तो एसएससी क्या करता है, एसएमटी 08 के थ्रू ये कहता है कि जो भी स्क्रूटनी की गई, जो भी डिटेल है, उसे उसकी डिटेल उसको प्रोवाइड कर दी जाए, मतलब वो डिटेल रिलीज़ की जाए, ठीक है। और जो इस चीज़ के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो जीएसटी ऑफिसर, वो इंश्योर करता है कि जितना भी बैलेंस टैक्स था वो डिपॉज़िट कर दे, मतलब अगर कुछ आप पे टैक्स लायबिलिटी बनी थी एक्स्ट्रा की, तो वो आपने डिपॉज़िट कर दी होगी। तब जाके अगर ऐसा कर दिया है आपने, तब वो एसएमटी 09 में आपको वो डिटेल रिलीज़ कर देते हैं। तो जिस दिन उनको ये फॉर्म रिसीव होता है, उसके 7 दिनों के अंदर वो आपको डिटेल रिलीज़ कर देंगे, ठीक। तो एसएससी ये डिटेल कहाँ किस में माँगता है, फॉर्म 8 में माँगता है, और वो डिटेल किस में फर्निश की जाती है अथॉरिटीज़ के थ्रू, फॉर्म 9 में फर्निश कर दी जाती है। तो ये एक तरीके से प्रोविज़नल असेसमेंट का केस हो जाता है, और ये फॉर्म सीक्वेंस वाइज़ फॉर्म में आपको पूरी डिटेलिंग हो गई। सो आई होप आपको पूरा असेसमेंट प्रोसीजर क्लियर होगा। जो स्टार्टिंग के पास थे वो प्योर असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट प्रोसीजर हो उसकी प्रोसीडिंग का था, और ये स्पेसिफिकली प्रोविज़नल असेसमेंट की प्रोसीडिंग का था। सो आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।